तो मेरे बहादुरों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आराम से करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो स्वाभाविक है आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। उन फॉर्मूले का लिस्ट है जिनको आपको याद करना कंपलसरी है। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। पहला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस इज। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास नंबर, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर के, प्लस किसके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको चाहिए, तो n बराबर क्या लिखा जा सकता है, a माइनस जेड। इतना आसान सा क्वेश्चन थे, a माइनस जेड, तो पहला का हमारा आंसर क्या हो गया, b। ठीक है, एकदम आसान सा। चलिए साथ में देखते हैं, ये आपको जब आएगा वीडियो, ठीक है, साथ में हम भी आपको देख रहे होंगे। देखते हैं कौन पहले आंसर देता है मेरे देने से, ठीक है। एकदम आपका प्रीमियर आता रहेगा उस टाइम में, तो कोशिश कीजिएगा फटाफट देने का आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड डीके कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 0.693 और डिवाइडेड बाय हमारा 6 नियतांक इसको बोलते हैं। कहाँ गया भाई इसको, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए कौन सा सही है। ये देखिए, जब किसी एटम से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ये होता है, और इसको क्या बोला जाता है, हीलियम का, मतलब अल्फा पार्टिकल क्या बोलते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसके हिसाब से हीलियम का नाभिक। ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न से कौन समीकरण सही है। किसको तोड़ना है, यूरेनियम को तोड़ना है। तो यूरेनियम टूटेगा तो यूरेनियम तो बनने वाला नहीं है, चलो ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा, यूरेनियम थोरियम में टूटेगा, ठीक है, और हीलियम निकल रहा है, थोरियम से प्लस हीलियम, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ते 90 + 2 92 और ये 438। तो ये ऑप्शन सही है हमारा। और इसकी बात करें तो ये तो ऐसे ही गलत है और वो ऐसे ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। यहां भी आप फिगर में देख सकते हैं, सब कुछ एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के लिए L इक्वल्स टू क्या जानते हैं, NH/2π। तो न्यूनतम का मतलब n की वैल्यू, मिनिमम मतलब n की वैल्यू 1, तो क्या होगा H/2π। तो H/2π कौन सा है, ये वाला है। तो आंसर हमारा फिफ्थ का क्या हो जाएगा, सी। सिक्स पे चलते हैं, बोर्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोर्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, बोर्ड की आवृत्ति शर्त क्या है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेल ई इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू या Hc/λ। तो ये चल जाएगा हमारा, चलिए E1 - E2 लिखे या E2 - E1, चेंज इन एनर्जी की ही बात हो रही है। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। सातवां, सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है। ये तो वो पढ़ के थक गए हैं, कौन सा होता है, ये हमारे सन के अंदर क्या होते हैं, दो हीलियम के जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन के एटम किस में कन्वर्ट होते हैं, हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, कन्वर्ट किस में हो गया, हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो गया। और कौन सी अभिक्रिया होती है, तो फ्यूजन होता है हमारा। तो फ्यूजन कहाँ है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सेवेंथ का हमारा क्या हो जाएगा, बी। 8 की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ थोरियम 90 to 30। इसने पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अभी जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, A इक्वल्स टू Z + N, और हमसे पूछ क्या रहा है, न्यूट्रॉन। N बराबर क्या लिख सकते हैं, A - Z। तो A की वैल्यू कितनी देके रखी है, 230, और Z की वैल्यू कितनी है, 90। तो ये हमारा कितना और जाएगा, तो कितना बचेगा, 140। तो 140 आंसर।
नेक्स्ट, निम्नलिखित से कौन आवेश रहित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज लेस? देखिए अल्फा पार्टिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के पास माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और हमारे पास प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमसे क्या पूछा है, आवेश रहित या चार्ज लेस, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? फोटोन। प्रोटॉन के पास होता ही है। अच्छा प्रोटॉन पे मार दिए टिक, फोटोन, ठीक है। तो फोटोन पार्टिकल के पास नहीं होता, प्रोटॉन के पास होता है, बीटा के पास होता है, अल्फा के पास होता है। अब 10th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल? एटम के अंदर कौन कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तीनों क्या है हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा जो है वो नहीं है। मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो कौन नहीं है? न्यूट्रॉन तो है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा नहीं है। चलिए इतना इजी क्वेश्चन है। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ठीक है, तो ये एवरेज टाइम के साथ ये हमारा जो एवरेज लाइफ होता है उसका रिलेशन ऐसा कुछ होता है। तो इसके साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे, एवरेज की बात कर रहा है, ठीक है। और वहां जो क्वेश्चन था उसमें हाफ टाइम की बात कर, हाफ लाइफ टाइम पीरियड की बात किया जा रहा था, तो अलग इक्वेशन था, और एवरेज के लिए अलग है, तो हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अल्फा डीके? देखिए ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। अल्फा डीके के लिए ये हमारा होगा, बीटा के लिए ये, और गामा के लिए ये। तो अल्फा डीके केस में हमारा क्या होता है कि एटॉमिक मास नंबर में 4 कम होता है और एटॉमिक नंबर के अंदर 2 कम होता है। तो एटॉमिक मास में कितने की कमी? 4 की कमी, इसमें ही 4, इसमें ही 4, तो ये दोनों तो ऐसे ही साफ, और इस दोनों में, और एटॉमिक नंबर के अंदर 2, तो ये भी साफ। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ए। ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए 13, कैथोड रे आर। कैथोड रे क्या होते हैं? कैथोड रे होते हैं स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे कैथोड रे। तो कह सकते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इतना आसान सा चीज है। नेक्स्ट, विच चीज कम्स इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? अब विजिबल के अंदर देखिए, यदि ये फिगर दिख रहा होगा आपको, तो विजिबल के अंदर हमारा कौन सा होता है? बाल्मर सीरीज पाया जाता है, लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में, और बाकी जो है वो इंफ्रारेड रीजन में पाए जाते हैं। तो बाल्मर हमारा किधर है भैया? ये हमारा 14 हमारा दृश्य भाग के अंदर पड़ता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। 15, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग बीटा रेज क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 15 का हो गया सी। 16 की यदि हम बात करें तो क्या कह रहा है? द लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज। इसमें से लिस्ट स्टेबल कौन सा है? तो इसका आंसर हो सकता है आपके क्वेश्चन बैंक में कुछ और मिले, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, यदि किसी एटम के पास ये मैजिक नंबर हो, कौन सा? 2, 8, 20, 28, 50 और 82, इस टाइप से, तो वो एकदम एक्सट्रीमली स्टेबल कहलाते हैं। ठीक है, और यदि इस दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो 1 होता है तो भी वो स्टेबल कहलाते हैं, और यदि 1 नहीं है तो स्टेबिलिटी उनकी क्या होगी? कम होगी। तो चेक कर लेते हैं, इसके अंदर यदि हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो वो हमारे कितने हो जाएंगे? 2, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? ये भी 2। तो ये क्या है? स्टेबल है। ओके, कम अस्थाई पूछ रहा है ना, ठीक है। इसके अंदर यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो ये हमारा हो गया 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये हमारा हो गया ये भी 6। तो दोनों का रेशियो कितने के? 1 के बराबर है। n/p का रेशियो 6/6 1, ये भी स्टेबल हमारा। अब इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे हैं कितने? 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे वो कितने हैं? कितने 8। तो 8 हमारा मैजिक नंबर में आता है, तो एक्सट्रीमली स्टेबल है हमारा ऑक्सीजन। चलिए अब नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसमें प्रोटॉन्स हैं कितने? 26, और n है क्या कितना? 30। ओके, तो n/p का रेशियो निकालोगे तो ये कितनी हो जाएगी? 30/26, और ये ग्रेटर देन 1 है।
ठीक है, मतलब n पाई p का रेशियो 1 के बराबर नहीं है। इसमें भी 1 के बराबर था, इसमें भी 1 के बराबर, इसमें भी 1 के बराबर, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो 16 का हमारा क्या आंसर हो गया, डी। 17 गामा रेज आर सिमिलर टू, गामा रेज किसके सिमिलर है, अल्फा के, बीटा के, कैथोड रे के या एक्सरे के। तो गामा रेज जो होते हैं हमारे एक्सरे के सिमिलर होंगे, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे आर सिमिलर टू एक्स रेज। तो किसके, एक्स रेज के सिमिलर है। थोड़ी थोड़ी चीजें ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब क्वेश्चंस किए थे तो वहां भी ये हमारा आया था गामा रेज के बारे में, ठीक है, तो वहां भी देखे थे, दोबारा देख लिए। चलिए, नाभिक का घनत्व तो लगभग होता है, देखिए ये जो बीच में दिख रहा है उसको नाभिक कहते हैं, बाहर जो घूमता हुआ टहलता हुआ दिख रहा है वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नाभिक काफी डेंस होता है, मतलब उसका घनत्व तो क्या होता है, बहुत ही तगड़ा वाला होता है। तो इसमें सबसे तगड़ा वाला कौन सा दिख रहा है, सबसे तगड़ा हमको ये दिख रहा है, तो ये आंसर है। याद भी रखते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर में क्या फर्क पड़ता है, कितना डिक्रीज करता है अल्फा पार्टिकल के निकलने से। ऑलरेडी ये हम देख रहे हैं कितना एटॉमिक नंबर में डिक्रीज होता है, Z-2, मतलब 2 की कमी आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का हमारा क्या हो जाएगा, बी। इतना आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध अस्थाई है, ठीक है। तो एवरेज लाइफ के लिए और हाफ टाइम पीरियड, या कहते हैं सिंपल सा हाफ लाइफ, और एवरेज लाइफ के लिए, दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है हमारा ये होता है, या आप एवरेज लाइफ के लिए लिखते तो 1.44 टी हाफ टाइम, या टी हाफ टाइम इक्वल्स टू लिखते हो पलट करके तो 0.69 टी एवरेज। तो किसके साथ मिलेगा, टी हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.6931। ओके, तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, 20 का डी। AMU, 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU का मतलब होता है 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ C16, मतलब C12, ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अब इसका 1 एटम का मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एवोगाड्रोस नंबर जितने होते हैं उतने एटम का मास हमारा 12 पता होता है, ठीक है। तो 1 के लिए क्या करेंगे, 12 में इससे भाग देंगे तो 1 का निकल गया, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रॉक्स कितना आता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो कौन सा है भैया, 1.6 इंटू 10⁻27, यही है ना, -27। तो 21 का क्या हो जाएगा, ए हमारा। टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। कि जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं। जैसे ये हमारा देख रहे हैं, ये क्या शुरुआत में पूरा फिल है, भरा हुआ है, उसके बाद क्या हो गया, आधा। तो इसके बाद देखेंगे ये जितना था उसका आधा यहाँ बचा, अब ये जितना था उसका आधा अब बचा। तो इस टाइम को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम हाफ लाइफ, अर्ध आयु, ठीक है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 22 का हमारा क्या हो गया, बी। 23 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। अब जैसे इस फिगर को देखिएगा, ये अल्फा इसको पार करे, नहीं कर पा रहा है, ये हमारा बीटा है, ये इसको पार करके यहां तक पहुंचा, और गामा जो है हमारा इसको 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 यहां तक पहुंच गया। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर या भेदन क्षमता यहां से इसको टप गया, इसका मतलब है कि इसकी भेदन क्षमता जो जितना दूर तक जाएगा एक क्रॉस करते हुए, उसकी क्या होगी, पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। तो इस तीनों की यदि हम बात करें तो अल्फा की सबसे कम, बीटा की उससे ज्यादा, और गामा की उससे ज्यादा। तो अल्फा बीटा गामा की। और कैथोड रे के बारे में तो हमको पता है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, 24 in nucleus of element इतना फर्स्ट इमिट अल्फा पार्टिकल देन बीटा पार्टिकल देन एटॉमिक नंबर ऑफ रिजल्टेंट। इतने तत्व से नाभिक से पहले अल्फा कण को फिर बीटा कण को का उत्सर्जन करता है, परिणामिक नाभिक का परमाणु संख्या होगा। आसान है, ये लिस्ट तो आपको याद है।
तो सबसे पहले हमने ले लिया x 202 और 84। ओके, इसमें से पहले क्या निकला अल्फा, तो अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में से कितना घटेगा 2 और एटॉमिक मास नंबर में से 4। तो इसमें से 2 घटाएंगे तो x में से हो जाएगा यहाँ 82 और ये हो गया इसमें 4 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 198। यही होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए तो चाहिए। अब अल्फा निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, बीटा निकालना है। तो बीटा निकलता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर के अंदर 1 जुड़ता है और एटॉमिक मास नंबर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें जोड़ देते हैं तो x ये हो गया 83 और ये 198। तो किसका पूछ रहा है, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितनी हो गई 83। तो 83 समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा ठंडी बहुत बढ़ी हुई है तो मान सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इजी टॉपिक है, क्वेश्चंस इजी पूछे जाते हैं। चलिए, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, याद करके रखिएगा क्या होता है हमारा, कंटिन्यूअस या सतत। ओके, नेक्स्ट, if r is the radius and a is the mass number of a nucleus then the graph of log r versus log a will be। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, अच्छी बात है, जैसा भी होता होगा। चलिए देख लेते हैं, ऐसे याद करने के लिए तो आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं, देखते हैं कितने लोग देते हैं जब तक हम इसका निकाल कर दिखाते हैं। हमको ये फॉर्मूला पता है, एटॉमिक मास नंबर और रेडियस के बीच में क्या होता है, r इज इक्वल्स टू r नॉट a पर पावर 1/3, ये हमको पता होता है। अब चलिए दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग r इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इनटू में है तो इसको लिखा जा सकता है लॉग r नॉट प्लस लॉग a पे पावर 1/3। अब इसको और लिखते तो क्या लिखते, लॉग r इज इक्वल्स टू r नॉट मतलब एक कांस्टेंट, मतलब चलिए एक कांस्टेंट हम c, क्योंकि r नॉट मान लीजिए log 5 की वैल्यू निकालेंगे तो एक कांस्टेंट ही आएगी ना, तो c, और इसको लिखते तो क्या लिखते 1/3 log a। अब इसको और प्यार से लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं log r इज इक्वल्स टू 1/3 log a प्लस c। ओके, तब एक इक्वेशन आपको पता होगा, इक्वेशन किसका, स्ट्रेट लाइन का, वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब देखिए y की जगह पे ये है, m की जगह पे 1/3, x की जगह पे log a और c की जगह पे c। तो ये किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, log r के साथ log a का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एक सरल रेखा। हो सकता है आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर कुछ और मिल जाए आंसर, तो उसका चिंता नहीं करना है। समझ में आया तो अच्छी बात है। अब आपको इच्छा है कि आप क्या चाहते हैं, किस आंसर के साथ जाना चाहते हैं। The quantity which remains conserved in a nuclear reaction। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन, तो जो क्वांटिटी कंजर्व रहती है वो होती है चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम। तो इसके अंदर हमारा क्या है, टोटल चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मतलब ऑल क्या है, कंजर्व रहते हैं। उपरोक्त सभी क्या होता है, संरक्षित होती हैं। चलिए 27 ठीक, 28 द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्स ऑर्बिट। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहने पर परमाणु की ऊर्जा इतनी है, तो उसके दूसरे बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहने पर परमाणु की ऊर्जा क्या होगी। एकदम आसान सा है, आपको फॉर्मूले की लिस्ट में भी ये सारे फॉर्मूले मिलेंगे, मिलने तो चाहिए। चलिए, तो हमको क्या पता है, E इक्वल्स टू क्या होता है, -13.6 क्या है, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में Z इक्वल्स टू कितना होता है 1। ओके, और तो E हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल्स हो जाएगा -13.6 बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब प्रथम की बात करते हैं तो N की वैल्यू कितनी 1, तो 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, E की वैल्यू, N की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा सीधा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बोल रहा है। ठीक है,
1 के लिए। अब यदि हम n इक्वल्स टू 2 डालें, n इक्वल्स टू 2, तो ये कितना हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब -13.6 डिवाइडेड बाई 4, तो कितने के बराबर, 4 तिया 12, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट, और चूंकि माइनस है तो 3 में ये भी है, 3 में ये भी है, लेकिन ये माइनस में आंसर आएगा, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सपेक्टेड है। मजा आ रहा है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन, इसमें से कौन है जो इंफ्रारेड रीजन में लाई नहीं करता है। तो हम्फ्रीज श्रेणी जो है, हम्फ्रीज श्रेणी कहाँ है भैया, ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, ये जो नहीं करता उसकी बात करें। दूसरा है फंड सीरीज या फुंड सीरीज, ये हमारा कहाँ पड़ता है, फुंड सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, ओके। तीसरा हमारा ब्रैकेट, ब्रैकेट कहाँ है भैया, ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, ओके। तीसरा हमारा लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज कहाँ पे है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। तो इंफ्रारेड में जो लाई नहीं करता है, तो नहीं करता है, नहीं करता है तो मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया कौन किस में लाई करता है। बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, बीटा रे क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका, क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए, दोनों जगह वो डिफ्लेक्ट होगा, तो कह सकते हैं, तो क्या विक्षेपित होता है कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से कहीं भी रहेगा तो वो डिफ्लेक्शन उसमें आना ही है, ओके। ऑलरेडी इतना सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो 31 ऐसा यूनिट ऑफ डी के कांस्टेंट। अब हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं हाफ लाइफ के लिए, तो T 1/2 कितना 0.691 डिवाइडेड बाई 93 होता है ना, 93 ही रहता है, ओके। तो हमको इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट टाइम है, तो स्वाभाविक है सेकेंड होगा। तो अब इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, इतना इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा T 1/2 T हाफ लाइफ, तो इसका यूनिट सेकेंड, तो कांस्टेंट बाई सेकेंड, मतलब क्या, सेकेंड का इनवर्स, इसी को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो गया हमारा, हर्ट्ज किधर गया, इधर गया, पर सेकेंड, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ठीक है। चलिए 31 ऐसा यूनिट ऑफ डी के कांस्टेंट है, फिर से वही कैसे आ गया, चलिए 32 लाइफ ऑफ फॉसिल इज एस्टिमेटेड बाय, अब इसको तो सबको पता है, कार्बन डेटिंग से पता करते हैं, जैसे ये कंकाल है, इसकी यदि हमको लाइफ निकाल तो कैसे करेंगे, कार्बन डेटिंग यूज करते हैं, तो इसमें झंझटे नहीं है कुछ। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, अब अल्ट्रा वायलेट के रीजन के अंदर कौन लाई करता है हमारा, लाइमन सीरीज, बाकी बाल्मर विजिबल में ये इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, बाकी सब इंफ्रारेड में, तो कौन सा है भैया, 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें से कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे पहले ही बात कर चुके हैं। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े थे उस टाइम ये हम टेबल वहां भी बनाए थे, तो गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसमें एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और गामा ये भी हमारा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके। बीटा तो आता नहीं इस लिस्ट के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है, बहुत आसान सा है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ए इक्वल्स टू कितना Z प्लस एन, तो n बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है, बहुत अच्छी बात है, a माइनस जेड, ए की वैल्यू कितनी है 230 माइनस 90, ये पहले भी था का पता नहीं, 140 रहा हो, तो 140, तो 140 हो सकता है शायद पहले था, चलिए हो गया 140। 36 among the following whose mass is not equal to the mass of an electron,
इस चारों में से किसका द्रव्यमान या मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर नहीं है? तो सबका हमने मास लिख दिया। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 10⁻⁻31। किसका नहीं है? प्रोटॉन का नहीं है, हाइड्रोजन का भी नहीं है और न्यूट्रॉन का भी नहीं है। किसका है? सिर्फ पॉजिट्रॉन का है। पॉजिट्रॉन का है और किसका बराबर नहीं है? तो नहीं है में कौन है? प्रोटॉन, हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन। तो कौन कौन सा नहीं है भैया? है रहता तो कितना अच्छा था। नॉट इक्वल, तो हमारा हो जाएगा प्रोटॉन, हाइड्रोजन और हमारा कौन सा? न्यूट्रॉन। इस तीनों का नहीं होता है, तो हमारा 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। ठीक है, तो उस टाइम जब ये क्वेश्चंस पूछेगा उस टाइम मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन था, या हो सकता है कि कहता है इज इक्वल, तो हमारा सिर्फ ऑप्शन सी जाता। देख रहे हैं, बाकी तो जो है लिखा हुआ उसके हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन nth अलाउड ऑर्बिट। बोर के हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत से nth कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के लिए इस चारों में से कौन सही है? तो आप लोग पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसके हिसाब से n स्क्वायर के क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो चल जाएगा अपना कहानी। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L, तो ये भी हमारा सही है। और हमारा लीनियर मोमेंटम की कोई बात ही नहीं होती है और रेडियस n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ओके, तो हमारा ये दोनों इसमें सही होगा, सी और डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2009 के अंदर क्या रहा? एज द मास नंबर ए इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस डज नॉट चेंज। द्रव्यमान संख्या के बढ़ने से इसमें से कौन है जो नहीं बदलता है? वो बहादुर होता है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी लगभग लगभग क्या होती है? सेम होती है सबकी, जो भी न्यूक्लियस है किसी भी एटम का लगभग लगभग सबकी सेम होती है। तो ये हो गया अपनी कहानी। 38 2009 का, 38 का कौन सा हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये हमारे फॉर्मूले का लिस्ट है जो आपको याद रखना है, जिसका हमने अभी तक यूज किया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा टर्म है, याद रखिए, क्वेश्चंस बनेंगे। ये भी हमारे फॉर्मूले, इसमें जो हमने यूज किया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A = Z+N, ये चीजें अभी तक ऑब्जेक्टिव के अंदर आपसे नहीं पूछी गई है, लेकिन सब्जेक्टिव में ये पूछा गया है। तो इसको याद रखेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, सबको सिंपल फॉर्म में लिखा गया है। और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की चर्चा है, उसके मास, चार्ज। ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट अभी जस्ट क्वेश्चन आया था AMU का, वो है रेडियस के टर्म में, न्यूक्लियर वॉल्यूम के टर्म में। हमारा ये भी फॉर्मूला भी हम जस्ट यूज किए हैं पहले। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ये सारी चीजें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि मजा आया बाबू, ठीक है, तो लाइक कमेंट कीजिए। और जो हमारे पुराने जो सो गए हैं बच्चे, जो पहले कभी कमेंट किया करते थे, उन लोग का तो आजकल शकल भी दिखना बंद हो गया, तो वो लोग भी कमेंट कीजिए, तब ना पता चलेगा आप लोग भी हैं बने हुए, वरना पता चलेगा कि सो रहे हैं सब लोग। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे।